हेलो दोस्तों। तो लीला होटल्स का आईपीओ आ रहा है। अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार आईपीओ आ रहे हैं, उन चार में से एक आईपीओ है लीला होटल्स का। अभी थंबनेल अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें समझ ही गए होंगे कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। मैंने पहले से ही मन बना लिया है और उसके काफ़ी सारे रीजंस है। वन ऑफ द रीजंस तो यही है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से है और पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा वो इंडस्ट्री पसंद नहीं आता है। उसके बहुत सारे चीज़ें होती है जो एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को रन करने के लिए वो चीज़ें सही होनी चाहिए, तब जाके वो एज अ बिजनेस कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल बना के देता है या वो एक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। तो कहीं ना कहीं वो सारे रीजंस भी और हम लोग दूसरे रीजंस भी देखेंगे। और ये मैं बता दूं, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। डेफिनेटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे काफ़ी ज़्यादा अलग हो सकता है और जो कुछ भी रहेगा आप ज़रूर कमेंट करके बता देना। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे लीला होटल्स के आईपीओ का एनालिसिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आईपीओ की डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ की अगर हम लोग डिटेल्स देखेंगे तो ये आईपीओ 26 तारीख को शुरू होगा, 28 तारीख तक चलेगा। और उसके बाद 29 तारीख के दिन पे अलॉटमेंट मिल जाएगी। और 30 तारीख के दिन जिस जिसको अलॉटमेंट मिली है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। जिस जिसको अलॉटमेंट नहीं हुई है उसके बैंक अकाउंट में उसको रिफंड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और 2 तारीख के दिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था एजिस वोपैक का, आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। उसका वो और ये वाला आईपीओ, दोनों आईपीओ साथ ही साथ में क्लैश हो रहे हैं। तो जो कोई भी लिस्टिंग गेन्स के लिए सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान से देखना है वीडियो। ठीक है। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। 413 से लेके 435 तक का प्राइस बैंड है। तो अगर अप्लाई करना है तो 435 पर ही अप्लाई करना है। 434.9 पे भी अप्लाई नहीं करना है, अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है। 34 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। टोटल इशू साइज 3500 करोड़ का है, जिसमें से 2500 करोड़ फ्रेश इशू है, यानी कि वो प्रमोटर्स के पास नहीं जाएगा। सिर्फ 1000 करोड़ जो है 3500 में से 1000 करोड़ जाएगा प्रमोटर्स के पास। तो यानी कि 70% के आसपास का जो माल है या जो भी पैसा है वो जाएगा कंपनी के पास में। ठीक है। तो ये रेशो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। अभी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग या इन्वेस्टर कोटा देख लेते हैं, कैसा कोटा बन रहा है। क्यूआईबी को मिल रहा है 75% का कोटा। ठीक है। 10% रिटेल के पास है और 15% एचएनआई के पास है। अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया और उसके पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ में बताया, जब भी अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें यह समझ जाना चाहिए कि या तो कंपनी ने लॉस करा होगा या तो कोई सेबी की गाइडलाइंस मेट नहीं हुई होगी, इसलिए क्यूआईबी को 75% मिला है और रिटेल को सिर्फ 10% का कोटा मिला है। ठीक है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के नीचे की हो जाएगी। ठीक है। और 2 लाख के ऊपर की एप्लीकेशन आपकी जैसे ही होती है वैसे ही आप एच कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है। एच कैटेगरी में आप आ जाते हो। अभी एच कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके पास कितना पैसा है। कोई भी कैटेगरी के लिए, दोनों में से कोई भी कैटेगरी के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की, सर्टिफिकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लॉक इन पीरियड भी नहीं होता है। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा उसके ही नेक्स्ट मोमेंट पे आप स्टॉक बेच सकते हो। पार्शियल बेचना पार्सल बेचो, पूरा बेचना पूरा बेच दो। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो प्री आईपीओ यानी कि अभी तक ये पूरा का पूरा 100% प्रमोटर्स के पास ही है, जो कि अच्छी बात है। पोस्ट आईपीओ 75.91% के आसपास रहेगा, जो कि ऑब्वियसली सेबी की गाइडलाइंस के आसपास है कि 75% के नीचे होना चाहिए। तो डेफिनेटली 75% के नीचे हो ही जाएगा मोटा मोटी। ठीक है। अभी हम लोग चलो कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं, तो इससे हम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये लोग किसके बारे में आईपीओ किस लिए ला रहे हैं, लोग लीला होटल्स जो है ये तो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, एक होटल इंडस्ट्री है। ठीक है। बट ये लोग के जो जगह जगह पर जो अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग जो होटल्स है, ये लोग उसके लिए कहीं ना कहीं एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो भी ये लोग का जो होटल है उसके हिसाब से ये लोग ऑपरेट करने के या उसके लिए ये लोग पैसे ला रहे हैं। तो ये जो जो पैसे जिस कंपनी के हिसाब से ला रहे हैं वो है क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड, जिसका जो 2019 में, मार्च 2019 में ये इनिशिएट हुई थी ये कंपनी। और ये लीला ब्रांड के अंडर ये लोग काम करते हैं। ठीक है। इट ओन्स, ऑपरेट्स, मैनेजेस एंड डेवलप्स लग्जरी होटल एंड रिसोर्ट
रिसोर्ट्स ऑफरिंग प्रीमियर अकोमोडेशंस पर्सनलाइज्ड सर्विसेज इंस्पायर्ड बाय इंडियन हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो ये लोग सब लोग करते हैं। May 31st 2024 क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लग्जरी hospitality companies by number of keys with a portfolio of 12 operational hotel comprising 3382 keys। अभी अगर आपको ये नहीं समझ रहेगा 3382 कीज़ का मतलब क्या होता है, यानी कि ये लोग के पास जो 12 ऑपरेशनल होटल्स है उसमें टोटल मिला के, टोटल 12 होटल में से 3382 रूम्स है उस होटल्स में। ठीक है, सारे के सारे होटल्स मिला के, तो कीज़ का मतलब रूम्स होते हैं। ठीक है, अभी पोर्टफोलियो इंक्लूड्स लीला पैलेसेस, लीला होटल्स, लीला रिसोर्ट्स। द कंपनी ऑपरेट्स थ्रू डायरेक्ट ओनरशिप एंड होटल मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स विद थर्ड पार्टी ओनर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मेरे पास 5 होटल है तो पाँचों के पाँचों होटल पे मैं अकेला तो ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मुझे कोई ना कोई थर्ड पार्टी ओनर रखने पड़ेंगे, किधर पार्टनर्स होंगे या किधर कोई मुझे कोई थर्ड पार्टी कंपनी के साथ मुझे टाइप रखना पड़ेगा ताकि वो लोग मेंटेनेंस हो सबका भी ध्यान दे सके। तो ये वैसा वाला फंडा चलता है, और ये सिर्फ यही होटल में नहीं, मोस्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री में या जिधर भी ऐसे मल्टीपल प्लॉट्स वो सब होते हैं तो उधर वैसा ही फंडा चलता है। द ओन्ड पोर्टफोलियो कंप्राइजेस 5 लैंडमार्क होटल्स विथ 1 to 16 की अक्रॉस की बिजनेस एंड लीजर डेस्टिनेशन बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, जयपुर और उदयपुर में। यहाँ पर इन लोग के 5 होटल्स है, और रिनाउंड एज मॉडर्न प्लेसेस, ब्रांड ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर एंड कंटेम्पररी लग्जरी। ठीक है, तो ये लोग का बेसिकली कैसा है कि हर एक जो होटल है ये लोग का अलग एक थीम है जगह के हिसाब से। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे लीला पैलेस बेंगलुरु एंड 8.23 acre urban ecosystem central business district catering to business and leisure travelers। ठीक है, ये बेंगलोर का है। चेन्नई का अगर हम लोग देखेंगे तो 4.83 एकड़ में है, सी फेसिंग पैलेस है चेन्नई मरीना, इंस्पायर्ड बाय चेटिनाड आर्किटेक्चर, ऑफरिंग एक्सपेंसिव व्यू ऑफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली में देखेंगे तो 3 एकड़ की प्रॉपर्टी है, डिप्लोमेटिक एनक्लेव ऑफ चाणक्यपुरी, पोजीशन नियर ओवर 60 एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस। ठीक है, और फिर लीला पैलेस जयपुर, ये भी 8.1 एकड़ की लग्जरी रिट्रीट जयपुर हिस्टोरिक साइट्स के आसपास है। और लोग ने अगर ये लोग देखेंगे ये लोग को बेस्ट फैमिली होटल बाय ट्रैवल प्लस लीजर इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2022 और टॉप 20 बेस्ट होटल्स इन इंडिया में ये लोग को अवार्ड्स भी मिला है। ठीक है, अभी ये ट्रैवल्स प्लस लीजर अगर आपको नहीं पता रहेगा ये यूएस की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है। ठीक है, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज वो सब में। ठीक है, और ये लीला पैलेस उदयपुर में भी अगर देखोगे तो यहाँ पर भी 7 एकड़ की प्रॉपर्टी है, ये लोग लेक पिछोला और सिटी पैलेस के इसके हिसाब से ये लोग का जो भी सेटिंग है। ठीक है, तो डेफिनेटली अभी ये जो आप लोगों को मतलब देख के ही समझ गया रहेगा कि ये बहुत लग्जरी होटल है। तो अभी इसके अंदर अच्छी बात भी है बुरी बात भी यही है। ठीक है, कैसा है ना कि अभी देखो जैसे मुझे अगर कोई भी होटल लेना होगा, मुझे अगर जयपुर जाना है, उदयपुर, दिल्ली, चेन्नई कभी जाना है, तो डेफिनेटली मैं वो ही होटल जो मैं मतलब रहना पसंद करूँगा जो मेरे मतलब जो मैं अपने मेरे बजट में है, या थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं एक दिन का कॉस्ट अगर मुझे 5,000 आ रहा है, मैं ठीक है अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर वो 5 का 6,000 हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो 5,000 मेरा एक दिन का बजट है बट अगर वो बढ़कर सीधा 10,000 हो रहा है, 15,000 हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। शायद मुझे जहाँ पर 4 दिन रुकना है मैं वहाँ पर 2 दिन रुकूँ। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो अफोर्डेब मतलब इतना अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ही जो टॉप 5% जो इंडिया की जो जनता है, टॉप 3% 5%, ये वो लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ये स्पेसिफिक जगहों पर है। जैसे ये लोग के कंपटीशन में रेडिसन ब्लू आएगा, इंडियन होटल्स वो सब आएंगे, वो लोग के होटल्स भी अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है, और जो क्या कहते हैं ना टैम होता है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस है जिसके लिए मुझे इतना ज़्यादा ये कंपनी अभी तक फ़िलहाल पसंद नहीं आई है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे एज ऑफ May 21, ठीक है, एज ऑफ May 21 2024 कंपनी ऑपरेट 67 रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफेज इंक्लूडिंग जामवर, लाइब्रेरी बार, ZLB 23 मेगू, चेन्नई चाइना एक्सो, शीश महल। पोर्टफोलियो इंक्लूड्स 12 स्पास, वेलनेस सेंचुरीज और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब इन लोग ने दिया है। ठीक है, अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो लीला पैलेस बेंगलुरु है ये कंप्लीट होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में। एडिशनली द प्रॉपर्टीज आर इक्विप्ड टू होस्ट कॉर्पोरेट मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज, वेडिंग्स एंड सोशल इवेंट्स केटरिंग टू इंडियाज प्रीमियम MICE मार्केट। ठीक है, अभी MICE का सिंपल मतलब वही होता है कि मीटिंग और कॉन्फ्रेंस सबका जो भी जो मतलब बड़े बड़े जो बिजनेस सब होते हैं वो लोग को अच्छी जगह पे वो लोग को कॉन्फ्रेंस सब मीटिंग करना रहता है, वो लोग के क्लाइंट्स आते हैं, तो वो लोग को उस हिसाब से मतलब 5 स्टार होटल्स सब में करना पड़ता है बुकिंग वो सब। तो कहीं ना कहीं
ये लोग का जो मेजर जो पैसा है, या तो वो डेफिनेटली जो लग्जरी जो हाई एंड लोग हैं, टॉप 1%, टॉप 2-3%, जैसा कि मैंने कहा, वो लोग से पैसे आएंगे। दूसरे वही ऑब्वियसली कॉर्पोरेट मीटिंग्स हो गए, वेडिंग्स हो गए, वो सब से ही ये लोग का डेफिनेटली रेवेन्यू आ सकता है। क्योंकि आप जैसे और मेरे जैसे, हम जैसे लोग तो डेफिनेटली ये सब होटल में शायद ही कभी जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वैसा है कि अगर हम लोग को यूजुअली एज एन इंडियन वी टेंड टू स्पेंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर अपने पास वैल्यू फॉर मनी वाला अगर कोई जगह है, जहाँ जहाँ पर मान लो ये होटल है, उसके बगल में ही थोड़ा बहुत दूर में अगर ये होटल मुझे 20,000 एक दिन का चार्ज करे, मुझे दूसरा होटल 8,000 रुपये चार्ज करे, तो मैं डेफिनेटली वो 8,000 वाले होटल में रहना पसंद करूँगा। बाकी के जो 12,000 है वो मैं कोई कोई एक्सपीरियंस के लिए स्पेंड कर सकता हूँ, करेक्ट। तो वैसा कहीं ना कहीं हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, स्लॉस बैंगलोर लिमिटेड इज प्रमोटेड बाय प्राइवेट इक्विटी फंड्स मैनेज्ड एंड एडवाइज बाय एफिलिएट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजर्स, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं, बाय द वे कंपनी के फाइनेंशियल्स के पहले ना मैंने ये जो फाइनेंशियल्स है इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा, या तो फिर मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस वाली एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने उसके अंदर भी अच्छे से समझाया, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे रीड किया जाता है, ठीक है। अभी अगर सबसे अच्छी बात की, इधर फुल ईयर और फुल ईयर, ये अभी तक मैंने पिछले 6-7 दिनों में 4 IPO, मतलब इसको मिलाकर 4 IPO के एनालिसिस मैंने करा है, जिसमें से ये एकलौता IPO अभी तक मुझे मिला है जिसके अंदर 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका पूरा हम लोग को मतलब पूरा डेटा मिला है मार्च तक का, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। एसेट्स की बात करेंगे तो 5,875 करोड़ के एसेट्स है, वो बढ़कर 7,000 करोड़ के एसेट्स हो गए, फिर बढ़कर 8,266 करोड़ के एसेट्स हो गए। तो डेफिनेटली एसेट्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ है। और एसेट्स में ग्रोथ क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग नए नए प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं। तो होटल के एसेट्स क्या है? होटल के एसेट्स तो वही सब है ना। अगर आपके पास आपका होटल है, फिर उसके ऊपर आपने कुछ इसके अंदर मतलब ऑब्वियसली बहुत कुछ खर्च वर्च करे हैं, कुछ चाहे डिज़ाइन लैंग्वेज सब है, ये वो सब, तो वही आपके एसेट्स हो गए टेक्निकली, ठीक है। 900 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था 2023 में, फिर 1250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ 2024 में, और 1400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ 2025 में, ठीक है। तो रेवेन्यू में डेफिनेटली जम तो आया हुआ दिख रहा है। अभी अगर हम लोग बात करेंगे 900 करोड़ के ऊपर लोग ने लॉस करा -61 करोड़ का, 1250 करोड़ पे लोग ने लॉस करा -2 करोड़ का, और 1400 करोड़ पे पहली बार लोग ने प्रॉफिट करा है 50 करोड़ के आसपास का। अभी तक तो 50 करोड़ हुए भी नहीं है, मतलब 47 करोड़ ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर समझे तो हर साल कंपनी को रेवेन्यू कम से कम 1250-1300 करोड़ निकालना पड़ेगा ब्रेक इवन होने के लिए, फिर 1400-1500 करोड़ पे जाके कहीं ना कहीं ये लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा रीज़न है मेरा इस कंपनी में अप्लाई नहीं करने का, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिजर्व्स की, तो -2,500 करोड़ के रिजर्व्स थे, फिर -3,000 करोड़ के रिजर्व्स हो गए, और उसके बाद 3300 करोड़ ही पकड़ लीजिए, 3300 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स पॉजिटिव में है, जो कि फिलहाल अच्छा जंप है डेफिनेटली। अगर बोरोइंग्स की बात करेंगे तो 3700 करोड़ की बोरोइंग्स थी, बढ़कर 4242 करोड़ की बोरोइंग्स हो गई, और उसके बाद थोड़ी सी घटकर फिर भी 3,900 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग मतलब होटल इंडस्ट्री भी ऑब्वियसली केपेक्स वाला बिजनेस है, नो डाउट, बट फिर भी यहाँ पर ऐसे ही फंडामेंटल्स देख के ना थोड़ा सा मुझे मतलब पसंद नहीं आता है कि मतलब इतना डेट टू इक्विटी रेशियो के हिसाब से ये इतना ज़्यादा हाई है, ठीक है। चलिए और कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है या जो मार्केट कैप है वो है 10,155 करोड़ का। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू अंडर 3 का है, जो कि ठीक ठाक सा एक फेयरली वैल्यूड मैं कहूँगा। बट अगर ईपीएस की बात करूँ तो 2.71 का ईपीएस है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ होगा 2.04 का। और उसके बाद पीई रेशियो की बात करूँ तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई हाई वैल्यूएशन के साथ आ रहे हैं लोग, और ये चौथा रीज़न है जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। 160 का पीई है अभी प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ 213 का पीई हो जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई पीई है, बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है। कल जो मैंने एजिस का जो भी मैंने आईपीओ एनालिसिस डाला था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि उसका भी पीई बहुत हाई था, उसका पीई शायद से 260 का पीई कुछ था, तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इतना ज़्यादा हाई वैल्यूएशन कंपनी में तो मुझे वैसे ही इन्वेस्ट करने को मुझे मतलब थोड़ा सा वो होता है, हिचक आती है। और ये आईपीओ में तो और भी ज़्यादा हो जाता है,
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। बाय द वे, पीबी रेशो और पीई रेशो दोनों के ऊपर एक चैनल पे एक वीडियो है, आपको ऊपर आई कार्ड पे आता रहेगा, वो जाके देख सकते हो। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि पीई रेशो और पीबी रेशो क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं कि कंपनी को पैसे क्यों चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ने दो ही रीज़न डाले हैं, जो कि अच्छी बात भी है। एक तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। बट दूसरा अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो मेन तो कंपनी को आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स ये लोग की कम करनी है। दूसरा ये लोग के जो भी जो सब्सिडरीज है, जो चाणक्य क्लॉस, चेन्नई, उदयपुर, ये सब के भी ये लोग के जो इन्वेस्टमेंट के जो लोग के जो खर्चे हैं, ये लोग को सब खत्म करना है। यानी कि जो बोरोइंग्स ये लोग ने जो ली है, ये लोग को बोरोइंग्स खत्म करनी है मोस्टली तो। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे लगभग 4,000 करोड़ है। अभी इसके अंदर दिक्कतें क्या क्या है, ठीक है। मैं डेफिनेटली पीयर एनालिसिस भी करूँगा, और उसके बाद मैं जो स्ट्रेंथ और रिस्क वाला जो मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था, पिछले वाले वीडियो में, कि हम लोग स्ट्रेंथ और रिस्क भी इवेल्युएट करेंगे, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि कंपनी को जो हम लोग को दिख रहा है उसके अलावा और क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकती है। अभी आप देखो यहाँ पर सबसे पहली बात ना, अभी अगर 3,500 करोड़ आप उठा रहे हो, जिसमें से आप 1,000 करोड़ प्रमोटर को एग्जिट दे रहे हो, डेफिनेटली ठीक है, प्रमोटर को एग्जिट देना कोई बुरी बात, एक्सक्यूज मी, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आपका जो लोन है वो ही 4,000 करोड़ का लोन है, ठीक है, उसके अंदर आपको आपकी सब्सिडरी के भी लोन चुकता करने हैं, तो उसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे 4,000 करोड़ के आसपास के लोन है, और आप उठा ही रहे हो पैसा 3,500 करोड़ का, तो इसके अंदर तो आप ऑलरेडी मतलब पूरा लोन तो आप दे नहीं पाओगे, और उसमें सब्सिडरी के भी लोन आप बोल रहे हो कि हम लोग को ख़त्म करना है, तो ऑब्वियसली पूरा तो नहीं ख़त्म हो पाएगा। मतलब ये 2,500 करोड़ में से जनरल कॉर्पोरेट पर्पस भी है, तो आप इसमें से 1,000, 1,200, 1,500 करोड़ कम कर पाओगे, फिर भी 2,500 करोड़ का लोन आपके ऊपर तभी भी रहेगा, और वो 2,500 करोड़ का लोन आपका इस पे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे इम्पैक्ट करेगा। आप देख रहे हो 1,400 करोड़ पे सिर्फ 47 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो इस पे अगर हम लोग देखें, मोटा मोटी 3.5% का पैट मार्जिन है। अभी 3.5% पैट मार्जिन में क्या ही होगा, अगर आपका लोन कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा आपका बोरोइंग्स कम हो जाएगा, तो उतना आपका पैट मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। बट अभी अगर आप 1,000 करोड़ सिर्फ कम करोगे, तो उसमें तो पैट मार्जिन बढ़ बढ़ के 4-4.5% होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आता होगा कि क्या क्या दिक्कतें इधर आ रही है। अभी एक और एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर मैं पीयर एनालिसिस पे गया, आप देखोगे ईपीएस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो कॉम्पिटिटर है इंडियन होटल्स है, 197 का इसका ईपीएस है, 1.97 का स्क्लॉस बेंगलोर का, और उसके बाद अगर हम लोग इंडियन होटल्स का देखेंगे तो 13.40 का है, लगभग 7 गुना ज़्यादा इसका ईपीएस है, ठीक है। यहाँ पर एनएवी पर शेयर देख लो, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर इसका पीई रेशियो भी देखेंगे, जो पोस्ट आईपीएस का 213 का आ रहा है, यहाँ पर ये 60 का पीई है, यहाँ पर 213 है, तो 3.5 गुना ज़्यादा वैल्यूएशन के साथ ये आ रहा है कंपनी, जो कि ऑब्वियसली एक कोई एक मार्केट में एक ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है जो काफ़ी टाइम से है, उसका पीई 60 के नीचे है, ठीक है, और उसका ईपीएस आपसे 7 गुना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अगर एज एन इन्वेस्टर, मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, तो मैं इंडियन होटल्स में इन्वेस्ट क्यों ना करूँ और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूँ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। हालांकि चलिए हम लोग कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस भी देख लेते हैं, जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है मेरे फ़ोन में। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग का जो ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है हॉस्पिटैलिटी इसके हिसाब से, इंडस्ट्री होटल्स के हिसाब से, कि 250 अवार्ड्स ये लोग को मिल चुके हैं 2021 के हिसाब से। और जो जो ट्रैवल एंड लीजर का जो मैंने बताया था, 2020 और 2021 में ये लोग को नंबर 1 होटल बोला गया था, मतलब नंबर 1 इन इंडस्ट्री में माना गया था। तो इसके लिए डेफिनेटली ये लोग की स्ट्रेंथ तो है। और फिर उसके बाद 65.36% का जो ये लोग का रूम रेवेन्यू है, वो आता है डायरेक्ट चैनल के हिसाब से, यानी कंपनी की वेबसाइट, इन हाउस सेल्स के हिसाब से, तो डायरेक्ट आता है। मतलब ये लोग को किधर क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट करने की, पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 65% ये लोग के जो कस्टमर आते हैं, यानी कि आज अगर 100 कस्टमर आए ये लोग के होटल में, ठीक है, आज अगर 100 कस्टमर आए हैं ये लोग के होटल में, तो जिसमें से 65% ये लोग के होटल में डायरेक्टली वॉक इन आ रहे हैं, या तो फिर वेबसाइट के थ्रू आ रहे हैं। ये लोग को ऐसा किधर एडवर्टीजमेंट देने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बाकी जो 35% ऑब्वियसली वो रेफरल वो सब के थ्रू आ सकते हैं, या फिर कोई लगा प्रोग्राम रहेगा, कोई क्लब मेंबरशिप वो सब रहेगा, तो वैसे भी आ सकते हैं। अभी अगर इबिट्टा देखेंगे तो 50% के आसपास का इबिट्टा है ये लोग का, जो कि ऑब्वियसली होटल इंडस्ट्री के हिसाब से इबिट्टा अच्छा है, बट पैट मार्जिन ऑब्वियसली इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं वो वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा।
और अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लोग की 13 प्रॉपर्टीज़ है, 5 ओन्ड है, 7 मैनेज्ड और एक फ्रेंचाइज्ड है। तो ये लोग की जो भी प्रॉपर्टीज़ है, ये वाली जो 5 प्रॉपर्टीज़ है ये लोग की ओन्ड है। बाकी जो लोग की 7 जो प्रॉपर्टीज़ है वो ये लोग की फ्रेंचाइजी मॉडल में है, यानी कि ऑब्वियसली उसके अंदर भी ये लोग का कमीशन जाएगा और जिसकी वजह से ये लोग का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो डेफिनेटली कम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम इज़ 1.4 टाइम्स हायर देन द इंडियन लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट एवरेज। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि अगर लग्जरी होटल में मान लो एक एक दिन का 1,000 रुपये है, तो ये लोग एक दिन का 1,400 रुपया चार्ज करते हैं, जो कि ऑब्वियसली अच्छी बात है। अच्छी बात इसके लिए क्योंकि ये लोग 1,400 रुपये चार्ज करके भी ये लोग के पास कस्टमर्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कस्टमर को ये लोग को बार बार खींचना पड़ता है, कस्टमर्स ये लोग के पास आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है यहाँ पर। रिस्क की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो ये लोग के 5 जो ओन होटल है उससे ये लोग का 90% से ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो कल को अगर होटल इंडस्ट्री में कुछ भी मतलब इश्यूज आ जाते हैं, या अगर थोड़ा माहौल एकदम ठंडा रहेगा, तो अगर रेवेन्यू ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाएगा, वो चीज़ का हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और अगर 2023, 24, 25 में अगर हम लोग देखेंगे, अगर आप इसका DRHP देखोगे तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि जो लोग की कंपनी और लोग की जो कुछ सब्सिडीज है उसके अंदर लोग ने अच्छा खासा लॉस बुक करा है। ठीक है। अगर हम लोग सब्सिडीज को तो छोड़ दो, अगर हम लोग यहाँ ही पर देखेंगे एक 62 करोड़ के आसपास का लॉस और 2 करोड़ के आसपास का लॉस, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। ठीक है। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोरोइंग्स बताया था कि बोरोइंग्स तो भाई कुछ 3,900 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स है, तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जिसका फाइनेंस कॉस्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास के लोग का फाइनेंस कॉस्ट जा रहा है। ठीक है। तो ये एक वो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और ऊपर से जो न्यू होटल के प्रोजेक्ट है जो आगरा, श्रीनगर, अयोध्या में जो डिले हो रहे हैं, वो ये लोग के ऑपरेशंस को और इम्पैक्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लीज एक्सपायरी, नॉन रिन्यूएबल, रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस बाय थर्ड पार्टी होटल ओनर्स कुड डिस्टर्ब ऑपरेशंस। ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक बात है कि अगर मान लो कि अभी जो ये लोग के 5 तो खुद के होटल है, ठीक है, अभी जो फ्रेंचाइज होटल है, अभी वो फ्रेंचाइज होटल ये लोग की खुद की जो भी जिसको भी ये लोग ने फ्रेंचाइजी दिया है वो खुद की प्रॉपर्टी पे नहीं होंगे, मतलब लीज हुआ होगा या कुछ। ये होटल इंडस्ट्री को भी बहुत सारे रेगुलेटरी करने पड़ते हैं, कंप्लाइंस मेट करने पड़ता है। अगर कभी वो नहीं हुआ, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तो वो सब में भी बहुत सारा दिक्कतें आ जाती है। तो ये थोड़ा बहुत फैक्टर्स है ना, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं इस IPO में तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। डेफिनेटली आगे चल के अगर इसका जो पिक्चर है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो शायद मैं सोच सकता हूँ, बट पर्सनली मुझे ये इंडस्ट्री ही इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, सच कहूँ तो। बट ऐसा नहीं है कि अभी मुझे इंडस्ट्री पसंद नहीं है तो कभी भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पहले इंडियन होटल्स में भी मैंने पहले इन्वेस्ट करा था, बहुत पहले 2020-21 की बात होगी। और उसके बाद ऑब्वियसली अभी तो मैं इंडियन होटल्स मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, बट मैंने तभी भी इन्वेस्ट करा था। तो ऑब्वियसली वो हर एक टाइम होता है कि जहाँ पर फंडामेंटल्स और टेक्निकल का एक अच्छा मैच मिलेगा, तब जाके हम लोग को एक अच्छा एक स्वीट स्पॉट मिलता है कि यहाँ पर से इन्वेस्ट करके फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिटर्न देखने का एक मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल तो ये इन्वेस्टेबल मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, और आप कमेंट करके बताना आप IPO में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। अगर आप नहीं करने वाले हो, कोई आपका दोस्त है या रिश्तेदार है जो आप अप्लाई करने की सोच रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, और उसको भी बोलना कमेंट करके बताने के लिए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।